हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। अरे गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे, मैं अभी कहाँ पे जा रहा हूँ। वहां जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा तेंजिन भाई से। तो इस एरिया में सभी जितने भी लोग हैं वो सब तिब्बतियंस हैं। सब तिब्बत, बाहर के जो ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स कोई भी नहीं है। तो मैं अभी तेजू के जो तिब्बतियन रेफ्यूजी कैंप है उसके अंदर पहुंच गया हूँ और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ तेंजिन भाई से। हेलो नोमैडिक इंडियन यूट्यूब फैमिली। उसका नाम है टाइगर। टाइगर गुस्सा मत हो यार। गुस्सा नहीं हो रहा है, वो पहले पे नर्वस हो जाता है। अच्छा। तो बेसिकली सीन क्या हुआ था, जब मैं काहो की तरफ जा रहा था, जो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, वहां जाने से पहले मुझे पता चल गया था कि तेजू के अंदर एक तिब्बतियन रेफ्यूजी कैंप है, जहां पर 1951 में जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया तो काफी तिब्बतियंस यहाँ पे आ गए थे। और जब वो यहाँ पे आए तो इंडियन गवर्नमेंट और अरुणाचल के लोगों ने उनके लिए जगह दी स्पेशली, जहाँ पर वो अपना गुजारा कर सकते हैं, रह सकते हैं और जो अपनी ट्रेडिशन है और जो अपना कल्चर है वो फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ अरुणाचल में ही नहीं हुआ, अरुणाचल में, हिमाचल में, दिल्ली में और शायद साउथ इंडिया में अपने कर्नाटका में भी काफ़ी तिब्बतियंस लोग आए थे जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया। तो उसके बाद से ये सभी लोग लगभग 1951 से लेकर इस एरिया में रह रहे हैं। आज से पहले मैं तिब्बतियन लोगों से मिला था, लेकिन वो जब एक बार मैं मजनू के टीले पे गया था दिल्ली में, तभी। उसके बाद से मेरा तिब्बतियन लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार तिब्बतियन लोगों से मिलूं और उनकी कहानी भी आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। थैंक यू तेंजिन भाई यार। ये कॉफी है, बटर टी, वो नमक डाल के। क्या बोलते हैं आप, सेजू या सोजू? बटर टी को छजा बोलते हैं। छजा, अच्छा। तेंजिन भाई एक तिब्बतियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। पहले तो आप इसका नाम बताइए। इसका नाम दामने है। दामने। इसमें 6 स्ट्रिंग्स होता है, लेकिन एक स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग दो में जुड़ा हुआ है, कंजक्टेड है मतलब। तो ये आपने खरीदा कहाँ से था? ये मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया है। धर्मशाला में बनता है इसका, ये हैंडमेड है मतलब। जैसे ऐसा है, इसमें बहुत सारे चेम्बर्स होते हैं, मतलब 2, 3, 4। एक चैम्बर नहीं है ये? ऐसा नहीं, ये खोखला नहीं है। तो एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट डालता है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। डम्बे का जो म्यूजिक है ना, ये सुन के मेरे को थोड़ी थोड़ी मंगोलिया की याद आ रही है। मंगोलिया में थ्रोट सिंगिंग के टाइम पर कुछ लोग पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेरे को उसका नाम भूल गया यार मैं। थ्रोट सिंगिंग के साथ नॉर्मली एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, उसमें शायद उसे हम लोग पिवांग कहते हैं। हम लोग का भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो। पिवांग किस टाइप में, वायलिन टाइप में है क्या? हाँ, आप अभी तो बोला ना, जो मंगोलियन थ्रोट सिंगिंग का वो वही पिवांग है, लेकिन वो बहुत डीप है ना। पिवांग थोड़ा हाई है पिच में। इस कैंप का नाम क्या होगा? ये नंबर है, नंबरिंग। अच्छा, कैंप के नंबरिंग है यहाँ पे। कैंप नंबर 5 है। टोटल 5 कैंप्स है ना, ये 5th कैंप है। मतलब हम लोग उल्टा डायरेक्शन से है ना, इसलिए 5th कैंप पहले शुरू हो रहा है। हमने आपको कहा था ना, ITBP का जो गेट है वहाँ से कैंप शुरू होता है, फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले तिब्बतियन यहाँ पे आना कब स्टार्ट हुए थे इस एरिया में? 1951 के टाइम पे, जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया। उसी टाइम से। से सबसे पहले इधर आए थे या फिर उधर गए थे? सबसे पहले अरुणाचल पे आए थे, तवांग साइड पर। कोई नेपाल में भी आए थे, कोई भूटान में भी आए थे। तो वही अरुणाचल से फिर यहाँ, अरुणाचल से फिर पार्ट्स सेपरेट होने लगे। ठीक है। कोई तवांग में ठहर गया, कोई तेजू में आना चाहा, कोई मेयो, कोई बोमदिला उस तरफ। उस टाइम जो दलाई लामा थे, उन्होंने वो कब निकले थे वहाँ से? 1951 में। उस सीधे फिर धर्मशाला चले गए थे क्या? वहाँ से पहले वो ठहरे आपका मसूरी पर, उत्तराखंड में। हाँ, मसूरी पर उन्होंने निवास लिया। उसके बाद फिर वो धर्मशाला पर शिफ्ट हुए। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे ना? तो जब वो यहाँ पे आ रहे थे तो आपके ग्रैंडफादर की एज क्या रही होगी? लगभग 14। तो उनको लगभग चीजें याद होंगी ना, वो कैसे करके पैदल ही आना पड़ा होगा, तो कोई रास्ता भी नहीं था उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग थी वो हुई कहाँ से थी? पता कैसे चला था और कैसे बात फैली कि इन्वेजन स्टार्ट हो गया है वो सब? ये फर्स्ट हम लोग का चाइना इन्वेड किया था हम लोग के आमदो के साइड पे। आमदो, वो जो इज द गेटवे ऑफ तिब्बत। अगर आमदो को उन्होंने कैप्चर कर लिया तो मतलब तिब्बत कैप्चर हो चुका था। उन्होंने आमदो कैप्चर कर लिया, तब फिर वो ल्हासा पर आए।
तो लासा पे फिर उन्होंने इन्वेशन जमाया अपना। फर्स्ट तो चाइना ने हम लोग को बोला कि वो लोग मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम लोग के टिबेटियंस लोग को बोला उन्होंने, चाइनीज कम्युनिस्ट ने बोला था कि वो लोग दे वेयर देयर टू हेल्प अस, बट फिर धीरे धीरे हेल्प मतलब उन्होंने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। रास्ता बोला कि वो लोग इट इज़ फॉर द पीपल, बट रास्ता क्या पता वो अपने आर्मी के व्हीकल्स के लिए उन्होंने रोड्स बनाया था, रोड्स कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद फिर अनाज ये सब हम लोग के टिबेटन पीपल से ले रहे थे वो लोग अनाज। अच्छा। हाँ, तो हम लोग का लैंड भी टिबेटन पीपल से ले रहे थे। लैंड हम लोग को कम पड़ रहा था, अनाज भी कम पड़ रहा था हम लोग को, तो इसी से फिर रिवॉल्ट शुरू हो गया। अच्छा। इसके बाद वही आप अगर ना मैं सब आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एक मूवी रेकमेंड करना चाहता हूँ। आप लोग जरूर ये 7 Years in Tibet देखिएगा, ब्रैड पिट का है, बहुत वहीं में आपको सब जानकारी मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको भी कह रहा हूँ 7 Years in Tibet। आपका व्यूअर्स और आपको भी कह रहा हूँ 7 Years in Tibet देखिए, वहाँ से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा एकदम बढ़िया से। और अभी यहाँ पे जो भाई कैंप में लोग रहते हैं उन लगभग को सिटीजनशिप मिल गया होगा ना इंडिया का? तो लगभग लोग सिटीजन हैं यहाँ पे, मतलब पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सब बन गया है। डिपेंड करता है, जो बनाएगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं बनाएगा वो अभी भी। अच्छा, कई लोगों ने बनवाए भी नहीं है क्या? हाँ, तो वो आप एक चीज और बता रहे थे, वो कुछ ग्रीन बुक। हाँ, ग्रीन बुक। हाँ, वो बेसिकली पहचान पत्र है हम लोग का टिबेटन लोग जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। हाँ, जो हम लोग का टिबेटन गवर्नमेंट एग्जाइल है ना, उसका पहचान पत्र होता है। और उसके बेसिस पे वो काइंड ऑफ आपका पासपोर्ट भी है क्या? उसके बेसिस पे आप दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो? भाई मान लो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट भी नहीं है तो आप उस ग्रीन बुक के बेसिस पे जा सकते हो? कर सकते हैं। सिर्फ चाइना नहीं जा पाओगे बाकी। लेकिन मुझे एक वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आईसी एक होता है ना, आपको पता है ना आईसी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। हाँ, पर वो बनाएगा कौन? वो इंडियन गवर्नमेंट बना के देगी? हाँ, वो बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक आपका वो ग्रीन बुक लगेगी और एक आईसी लगेगा। हाँ, और आईसी होने से फिर आप जा पाएंगे। आपको तो पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना आप कौन हाँ, सी कंट्री में रहते हो। अगर आप डायरेक्ट ग्रीन बुक दिखाएगा तो उन्हें तो पूछेगा ना आप कौन सा कंट्री में रह रहे हो अभी। कि हम दोनों थोड़ा कैंप का चक्कर वक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है उसके अंदर आए हैं, लामा किचन, ताशी देलेक ना, ताशी देलेक। इस रेस्टोरेंट का नाम है लामास किचन, ताशी देलेक। अभी तेंजिन भाई आ रहे हैं बाहर। आप लोगों में ऐसे नीचे बैठ के खाते हैं क्या पुराने टाइम में भी? हाँ, तो क्या ऑर्डर करेंगे तेंजिन भाई? आप क्या खाना चाहते हैं? आप मुझे पता ही नहीं है ना मेन्यू में क्या क्या है। प्योर टिबेटन खाना खिलाता हूँ। बिल्कुल यार। हाँ। ये आ गया हमारा खाना। क्या क्या बोलेंगे इनको? सबसे पहले आप बताइए मुझे। ये टिंगमो है। क्या है? टिंगमुक। इसके अंदर फीलिंग है क्या कुछ? फीलिंग तो नहीं है, विदाउट फीलिंग डम्पलिंग है ये। अच्छा, ये ब्रेड है, तिब्बतन ब्रेड। क्या नाम बताया था? टिंगमो। और ये फिंगशा काइंड ऑफ क्या बोलेंगे? चिकन सूप? फिंग जो बोला फिंग। अच्छा, वो राइस नूडल्स। हाँ। अच्छा, और आप वाला? मिक्स होता है इसमें, ये तो मिक्स वेज है नॉर्मल जैसा है, मिक्स वेज। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो अभी वेज खाना पड़ेगा। अभी हम खाना बाकी आप तिब्बतन में कैसे बोलते हैं बन अपीतित? शेलानांगो ना? शेलानांगो। तो अगला स्टॉपेज कहाँ पे है तेंजिंग भाई? स्टॉपेज हम लोग अभी जाएंगे कैंप का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री। ये स्कूल? हाँ, ये यहाँ का स्कूल। मेरा पिताजी का बहन सब पढ़े हैं। अच्छा, इधर तिब्बतन फ्लैग और इंडियन फ्लैग दोनों लगे हुए हैं। स्कूल के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? स्कूल में जो नॉर्मली सिखाया जाता है सब कुछ, प्लस इंक्लूडिंग टिबेटन लैंग्वेज। अच्छा, ये सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है क्या? यस। और इंक्लूडेड तिब्बतन लैंग्वेज? यस। स्कूल कौन सी क्लास तक है? यहाँ क्लास 8 तक है। क्लास 8 तक? हाँ। अच्छा। ऑफिस ऑफ द लोकल तिब्बतन असेंबली PRTL। इस कैंप का कोई हेड भी है क्या? पांचों कैंप का? और फंडिंग सब CTA, मतलब सेंट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आप कोई टैक्स वैक्स देते हैं क्या? ना, हम लोग कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग टैक्स देते हैं रहने का 500 रुपीज पर मंथ? पर इंडिविजुअल का 500 रुपीज या पर मंथ। ये जो तिब्बत गवर्नमेंट है उसके पास जाता है? हाँ, ये उसके पास जाता है। और आपके जो इंडिया में अर्निंग्स है उसका टैक्स फिर इंडियन गवर्नमेंट को आप अलग से देते होगे? यस। तिब्बतन सीनियर सिटीजन रेसिडेंस, सेकेंड नंबर कैंप। और इस एरिया का सबसे बड़ा वो मोनेस्ट्री। हम लोग का पुराना मोनेस्ट्री। अच्छा, ओम मानी पे में हूँ। ओम मानी पे में हूँ।
आप तो प्रो है। नीम स्मोकर नहीं हूँ लेकिन। नहीं वो नहीं बोल रहा, आप ये सब। आप क्या बोलते हैं इसको, अगरबत्ती को? पे पे पे। एक हमको दे दीजिए। आप सच में प्रो है। नाना जी का टेम्पल है ना, हाँ। तो मंदिरों में पूजा वूजा की है मैंने बचपन में। नहीं चलेगा यार, पकड़ नहीं। नहीं चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। आप पूरा जला नहीं है ना ये। अच्छा, जैसे ही लोग यहाँ पे आने स्टार्ट होते, मोनास्ट्री बनना स्टार्ट होता, हाँ, उनको एक प्लेस भी चाहिए होगा ना वर्शिप के लिए। बस एक पुल, हाँ अब उसको रहने दीजिए। हाँ, फिर वो पुल आएगा। सिंपल फिजिक्स। या अच्छो की मिंग घर रहे ला। आप सभी लोगों को, जब मैं तूतिंग गया था, जो मेरे पुराने वाली अरुणाचल की ट्रिप थी, उसमें मैं तूतिंग के मोनेस्ट्री में गया था और वहाँ पे मेरे को एक छोटा सा बच्चा मिला था, वो नेपाल से था। हाँ। उसका नाम भूल गया मैं, ची दीदिंग करके। उसको छिपेल दे देन। हाँ, छिपेल दे देन यार, कितना प्यारा बच्चा था वो, बहुत प्यारा था। वही अभी सेम वो सीन आपको इनको देख के ना मुझे भी हाँ वही याद आ रहा है। आपका क्या नाम है? दोंदुप। और जो यहाँ पे मॉन्क बनने आते हैं, उनका फिर अलग नाम हो जाता है क्या? हाँ, अलग नाम दे देता है, तिब्बतन नाम दे देता है। अच्छा, जैसे अगर आप नेपाली हो ना, आप यहाँ पे आ रहे हो, हाँ, आपका नाम है अभिषेक लामा, हाँ, तो आपका नाम फिर तिब्बतन नाम में बदल देता है। जब आप अगर आपको मंग बनते तो इस भाई का भी कोई ना कोई पुराना नाम होगा ना? मिंगबा ये मिंगबा मिंग उन्हें घर है। हाँ, अभी अलग नाम नहीं रखा है आपका? उसका नहीं रखा है। क्या कह रही है? इतना अच्छा नहीं आता है। इतना अच्छा नहीं आता है। मोमो रहा खोगी मोमो डाउ दुलस दोंगा चिकवा चिकवा दे दुलस। ताशी देलेक ही बोलते हैं भाई। ताशी देलेक। जब भी मैं किसी बुजुर्ग लेडी को देखता हूँ तो हाथों हाथ मेरे को मेरी नानी याद आ जाती है। ताशी देलेक, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, एकदम अच्छा। ताशी देलेक, ताशी देलेक, कैसे हैं? हेलो, हाँ जी। बिग फैन कसम से बिग फैन। एक फोटो खींचेगा यार, कैसे देख रहा था हम आपको। अभी कहाँ पे ठहरा है? अभी यहीं पे तेजू में। सॉरी, बाय बाय। अब निकल दिया। नहीं, बारिश, बच्चे को बारिश लग रहा है। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू एट तेजू। थैंक यू। ताशी देलेक, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ताशी देलेक, क्या बताया था आपने? याकू ये वे याकू यू है। देखो इन पे पूछ रहे हैं, मतलब इन पे मतलब ठीक हो एकदम पे याकू। आप लोग सही हैं एकदम? क्या सीधा जमीन पागी रहता। इनका एज क्या हो गया होगा? लोग हंसे 87। तो इन्होंने तो पूरा देखा होगा ना जब चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया। उनको याद है क्या अभी? है बोले। कितना टाइम लगा था इनको यहाँ तक पहुँचने में और कहाँ से? एक साल लग गया था। पैदल आए आप? और रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हुई थी? कितना लोग आया था, मतलब कि कितना रास्ते में ना खाने के लिए? रास्ता में खाने के लिए पीछे में भुगना पड़ता था उस टाइम में आने के लिए। तो वो एक फिर वहाँ से राशन पानी मतलब बुक के जाना पड़ता था। वहाँ से लेके यहाँ तक आने का 1 साल लग गया था ना? हाँ, 1 साल लग गया पूरा। इन दादी की एज 87 के राउंड हो गई और ये अपनी कहानी बता रही हैं कि ये कैसे वहाँ से तिब्बत से, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया तो कैसे यहाँ तक पहुँचे। 1 साल लग गया था। सजा खाने नहीं हुई। आनी से आए बोले। मैं भे ने खा नहीं हुई सजा। मैं भे सजा खम से आए थे। मतलब मैंने आपको बोला था 3 स्टेट है ना तिब्बत पे। हम 2 उत्सांग खम्पा खम जो है वो खम से आए हैं यहाँ पर। अच्छा, खम से ये पहले पहुंचे अनिनी अरुणाचल में। और उसके बाद फिर ये यहाँ आए कैंप में। कैंप पे बाय बाय को कैसे बोलते हैं? ताशी देले ही बोलते हैं। ताशी देले। जेला तुमको
बाय बाय। अभी हमने जो पूरा तिब्बतन कैंप था उसको पूरे तरीके से ढंग से घूम लिया है और वापस से हम तेंजिन भाई के घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हैं तेंजिन भाई के दादाजी ताशी दिलेक्सर। तेंजिन भाई बता रहे थे कि जब यहाँ पे आ रहे थे उस टाइम दादाजी की एज, आप कितने साल के थे जब आप यहाँ पे आए थे या फिर आप यहीं पे पैदा हुए थे? हम लोग का होगा 1947 का जन्म है। आपका 1947 का जन्म है। हाँ। और यहाँ पे कब आए थे फिर आप? 61 में 62 वोट से थोड़ा पहले 62 के वार्ड के पहले आए हम लोग। आपको कुछ यादें हैं थोड़ा बहुत कि जब आप आ रहे थे? हाँ, याद है कुछ आपको उस टाइम का? अरे हम लोग आया ना दिबांग विलेज साइड से आया है, अनिनी साइड से। अनिनी से दिबांग विलेज। कितना लोग आया होगा आपके साथ? हम लोग 400 जैसा था लगभग, 400 के आसपास। दिक्कत क्या क्या हुआ था सर? रास्ते में आपको डर भी लग रहा था कि चाइनीज देख वेख ना ले या फिर? हाँ, ऐसा तो नहीं, रास्ता बहुत ये है ना, हम लोग का अंत में बर्फ गिरता था। हाँ हाँ, सब समय भूख आया ना, तो मीपी मिला। कौन मिला? मीपी मतलब? मीपी ये इंडिया का बॉर्डर है, अभी मिशिमी का बॉर्डर। चलो सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थुजी छे सर। तेंजिन भाई से मैं ये पूछ रहा था कि दलाई लामा बनने का प्रोसेस, तो अभी जो दलाई लामा है उनको कौन डिसाइड करेगा नेक्स्ट दलाई लामा को? तो अभी ऐसा हो गया ना कि दलाई लामा जो चूज करते हैं, पेंशन लामा चूज करते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि पेंशन लामा नेक्स्ट दलाई लामा को चूज करते हैं और दलाई लामा नेक्स्ट पेंशन लामा को चूज करते हैं। पेंशन लामा कौन होता है? पेंशन लामा हम लोग का सेकंड हाईएस्ट, मतलब दलाई लामा के नेक्स्ट ठीक नीचे आते हैं। ओके सर, अच्छा ठीक नीचे आते हैं ना। हाँ हाँ। उनका ये रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई हेल्प करते हैं नेक्स्ट दलाई लामा को, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब आपके सेकंड गुरु होते हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में, वो फर्स्ट को डिसाइड करते हैं और जो फर्स्ट होते हैं वो सेकंड को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फर्स्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट रीइंकार्नेशन होता है ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो करंट दलाई लामा है ना, हाँ हाँ, तो उन्होंने जो अभी जो करंट पांचेन लामा है उनको आइडेंटिफाई किया। हाँ। तो वो पांचेन लामा अभी चाइनीज कस्टडी के अंदर में है। और उनका एज कितना है अभी? अभी लगभग 23 इयर्स के होंगे वो, और वो चाइनीज कस्टडी में है। हाँ, तो वो जब 9 इयर्स के थे तब चाइनीज ने उनको मैंने कस्टडी में ले लिया था। चाइना ने अब क्या किया है कि उन्होंने अपना एक फेक पांचेन लामा बनाया है। सो व्हेन द नेक्स्ट दलाई लामा रीइंकार्नेट्स, वो पांचेन लामा जो चाइनीज पांचेन लामा है वो आइडेंटिफाई करेगा नेक्स्ट रीइंकार्नेशन, मतलब 15 दलाई लामा को वो आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन यहाँ में ट्विस्ट ये आता है कि एक तो है कि चाइनीज लोग ने तो ये सोचा ही नहीं ना कि हम लोग पब्लिक का ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि हम लोग माने या ना माने। अभी अगर चाइना लोग अपना फेक पांचेन लामा बनाया, वो पांचेन लामा अगर दूसरे नेक्स्ट दलाई लामा को अगर वो आइडेंटिफाई करते तो हम लोग का पब्लिक थोड़ी ना मानेगा। हम लोग का तिब्बतन पब्लिक तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना उनको एज दलाई लामा, क्योंकि हमें पता है ना वो फेक पांचेन लामा है। दैट इज लाइक वो चाइना ने किया है, वो हम लोग को पता है ना। नेक्स्ट दलाई लामा के कहने के मुताबिक या तो नेक्स्ट दलाई लामा इंडिया के अंदर होगा या वो होने से मतलब ये लास्ट दलाई लामा होगा। 14 दलाई लामा विल बी द लास्ट दलाई लामा और इट विल बी इनसाइड समवेयर इन इंडिया। जो लोग अभी तिब्बत में रहते हैं उनको ये तो पता है ना कि जो दलाई लामा है वो इंडिया में है, या जो ओल्डर जनरेशन से उनको पता है। मैनी यंगर जनरेशन दे डोंट इवन नो हु इज दलाई लामा। तिब्बत के अंदर में जो तिब्बत के अंदर तिब्बतियंस हैं, यंगर जनरेशन, उनको ये भी तक नहीं पता है कि दलाई लामा कौन है। प्लस उनको तो हम लोग का लैंग्वेज भी नहीं पता है। तो ऐसा दे स्पीक चाइनीज मोस्टली। हाँ, दे स्पीक चाइनीज। सोचिए आप, तिब्बत के अंदर में चाइनीज सिखाया जा रहा है। वो तो बहुत मतलब जब चाइनीज आए थे तब से सिखा रहा है। बाकी अभी आप यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पे पैदा हुए हो सारी चीज, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बचपन से आप सुनते आ रहे होगे, तो कुछ ना कुछ मिसिंग लगता होगा ना आपको? मिसिंग तो लगता है। मतलब मेरा ये एक दिल से चाहत है कि मैं कभी अपना क्या बोलते हैं फादरलैंड विजिट करूं। मदरलैंड तो इंडिया हो गया, फादरलैंड अभी तिब्बत है ना। हाँ। तो मेरा दिल से इच्छा करता है कभी कभी जाने का। एक दिन ट्राई करूंगा। इफ एवरीथिंग गेट्स सक्सेसफुल देन आई विल श्योरली विजिट तिब्बत वन डे। मतलब रात को मैं लगभग 7-8 बजे तक तेंजिन भाई के घर पे, उसके बाद वापस आ गया। आज मैं शुरू कर रहा हूँ मेरी आगे की जर्नी। यहाँ से मैं जाऊँगा डिब्रूगढ़ से मैं जाऊँगा कोलकाता से मैं जाऊँगा विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से मैं आगे निकल जाऊंगा सिंगापुर। तेजी से निकलने से पहले वापस से तेंजिन भाई यहाँ पे आ गए हैं। मैं आपको बाय बाय बोलने आया था। थैंक यू तेंजिन भाई। आप वो मूवी कौन सी सजेस्ट कर रहे थे? वो 7 Years in Tibet और वो कुंदन बोल के एक मूवी है, वो जरूर देखिएगा। 7 Years in Tibet तो नेटफ्लिक्स में होगा, कुंदन ढूंढने के लिए थोड़ा टफ है। अच्छा। लेकिन वो ऑनलाइन में मिल जाएगा। सो या और मुझसे अगर कोई गलती हो गई इन्फॉर्मेशन में तो मैं
तहे दिल से माफी चाहता हूँ सभी। बाकी आप बता रहे थे कि आपका भी एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। तो मेनली आप किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं? मैं गेमिंग, स्ट्रीमिंग, अभी तो फिलहाल के ट्रैवलिंग का बना रहा हूँ। तो आपके चैनल का नाम क्या होगा? गोमस्टैंग। भाई के चैनल की जो लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप जाके एक बार भाई का चेकआउट करिए और डेफिनेटली भाई को सपोर्ट करिए यार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, खास करके ये अरुणाचल वाली सीरीज़। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, तेंजिंग भाई के चैनल की जो लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। भाई के चैनल को एक बार जाइए और चेकआउट करिए। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और जिस तरह तिब्बत वालों की अपनी एक सकाफत है, बुद्ध मत का अपना एक अमन का प्रचार है, उसको देखते हुए इनके कैंपों में भी बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी। वैसे पहले मैं कैंप से ये मुराद ले रहा था कि शायद कोई आरजी क़यामगाहें होंगी, लेकिन यहाँ पर किसी हद तक अच्छे मकान भी बने हुए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त निज़ाम देखने को मिल रहा था। अगर तिब्बत के इशू की बात की जाए तो वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा इशू है, एक रीजनल इशू है। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया था, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था कम्युनिस्ट की हुकूमत आने के बाद, उसके बाद से जो तिब्बत के बहुत से लोग थे, तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा, ये इंडिया की तरफ मुंतकिल हो चुके थे। और आज इनकी एक बड़ी तादाद कर्नाटका में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रहती है। वैसे मेरा ख्याल था कि सिक्किम में भी तिब्बत के मुहाजिरीन आबाद होंगे, क्योंकि सिक्किम भी तिब्बत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है। लेकिन सिक्किम में कोई इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है इन मुहाजिरीन को लेके। अगर इनकी कुल आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 70 लाख के आसपास तिब्बत की सारी आबादी है। इनका ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो आज भी तिब्बत के अपने इलाकों में रहता है और चाइना के ज़ेरे असर रहता है। लेकिन जो इनके रूहानी पेशवा हैं और जो मौजूदा दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा, ये सिर्फ 15 बरस के थे जब चाइना ने इनकी मुमलिकत के ऊपर कब्जा कर लिया और ये उस वक्त से मुहाजिर हो गए थे। आज ये इंडिया में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और मुहाजिर की हैसियत से ही रह रहे हैं। इनके पास भारतीय सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें इंडिया में अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया जाता है। इनके प्रोटोकॉल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 जुलाई को इनकी सालगिरह होती है और इनकी 87 सालगिरह के मौके पे, यानी 87वीं सालगिरह के मौके पे, इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इनको हैप्पी बर्थडे दलाई लामा बोला था। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि भारत की सरकार तिब्बत के लोगों को लेकर किस कदर अपने मकासद रखती है या तिब्बत के लोगों के साथ किस हद तक आगे जाना चाहती है। लेकिन ये मसला, तिब्बत का मसला, चाइना और भारत के दरमियान तल्लुकात को ख़राब करने का भी बाइस बन जाता है। ये दलाई लामा जब कुछ अर्सा पहले लद्दाख गए थे तो उसके ऊपर भी चाइना ने अच्छा खासा एतराज़ किया था, क्योंकि चाइना दलाई लामा को एक बागी रहनुमा के तौर पे देखता है। लेकिन जो अब इंडिया में आके बात हो चुकी है, जिनकी एक बड़ी तादाद कर्नाटका में आबाद है, तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा, वो अब इंडियन लोगों में घुल मिल गए हैं। वो अब हिंदी बोलते हैं, वो अब भारतीय सकाफत के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अपने कैंपों पे अगर इनकी ज़िंदगी देखी जाए तो वहाँ पर हमें तिब्बत का रंग अच्छा खासा दिखाई दे रहा था और बिल्कुल इन्होंने अपनी सकाफत को अपने साथ जिंदा रखा हुआ है। एक मुश्किल वक्त में है ये यकीनी तौर पर ये लोग, क्योंकि अपने वतन से दूर हैं और मुहाजिरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और जो वहाँ पर सीनियर सिटीज़न लोग के लिए जो जगह बनाई गई है वो दिखाई गई, वो सच में बिल्कुल एक तिब्बत का नज़ारा ही पेश कर रही थी। वहाँ बहुत ज़्यादा अमन था और जो वहाँ पर इनकी एक मजहबी मौजूदगी भी थी, यानी कि इनकी इबादतगाह भी वहाँ पे बनाई गई है, जहाँ ये गोल गोल से चरखे से घुमाते हैं और अपनी दुआएं करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो बच्चे या किसी भी उम्र के बंदे जो एक मजहबी मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं, मोंग कह रहे थे शायद उसे, वहाँ पर उनको वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अगर आप दलाई लामा की बात करें, बुद्ध मत की बात करें, तो ये अमन का प्रचार करने वाले लोग हैं। जो 14वें दलाई लामा है, ये बराह रास्त गौतम बुद्धा और गांधी जी जैसे अमन पसंद लीडरों से मुतासर हैं। इसलिए दलाई लामा चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। पहले ये मसला 75 ईयर्स लेट हो चुका है। तिब्बत के लोगों को बिल आखिर अपने वतन को वापस जाना है। भारत से उनकी मोहब्बत अपनी जगह, भारत में उनकी ज़िंदगी फ़िलहाल रेफ्यूजीज़ की हालत में है और ये उनका अपना आबाई वतन नहीं है। इतना बड़ा रकबा है, तकरीबन 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तिब्बत के पास और आबादी सिर्फ 70 लाख के आसपास है। तो ये सारी ज़मीन उनकी है और तिब्बत वालों का पहला हक है तिब्बत के ऊपर। और ख़ुद दलाई लामा ने भी कहा है कि तिब्बत चाइना से मुकम्मल आज़ादी नहीं चाहता और ना ही वो कोई एक अलग देश बनना चाहता है, बल्कि वो चाइना की सरकार के अंदर रहते हुए अपने इलाके की खुद मुख्तारी मांग रहे हैं। लेकिन चाइना ये भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है कि जिस कदर दलाई लामा अब इंडिया के करीब हो चुके हैं, अगर तिब्बत में उनकी खुद मुख्तारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो इस इलाके में भारतीय असर रसूख बढ़ जाएगा, जो यकीनी तौर पर चाइना के लिए एक ख़तरा होगा। इसलिए चाइना इस मौक़िफ़ के ऊपर हमेशा ही एग्रेसिव रहता है और इस मसले को हल करता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। तिब्बत के सारे लोग तो हिजरत नहीं कर सके, लेकिन तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने भारत की तरफ हिजरत की
और आज जिन्होंने भारत की तरफ हिजरत किया उनकी ज़िंदगी हमें बेहतर देखने को मिल रही है। वो एक यहाँ पर एक मुकामी टैक्स तो दे रहे हैं तकरीबन 500 रुपया एक बंदे का 1 महीने का, लेकिन उन्हें भारत में अच्छी खासी आज़ादियाँ हासिल है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कदगन नहीं है, वो बिजनेस कर सकते हैं। अब तो वो इस माहौल में इस कदर रच बस गए हैं कि वो हिंदी भी इतनी अच्छी बोल रहे हैं, जिस तरह वो टूर गाइड थे नौजवान, वो हिंदी इतनी अच्छी बोल रहे थे, वो लाके नहीं था रहा कि ये तिब्बत के हैं, और उनकी ज़ुबान वाकई सच में बहुत अमेजिंग थी। तिब्बत के मुहाजिरों के कैंपों में कायम होटलों में वीडियो ऑनर गए, वहाँ का मुकामी उन्हें खाना खिलाया गया, लेकिन जो खाना नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है वो शायद इस कदर टेस्टी ना होगा तिब्बत का मुकामी खाना। जब इन लोगों ने वहाँ से हिजरत की होगी तो उस वक्त इन्हें बड़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई होंगी, जैसा वो 87 ईयर्स की एक बूढ़ी खातून कह रही थी कि उन्हें 1 साल का अरसा लग गया तिब्बत से यहाँ तक पहुँचने में। तो यकीनी तौर पर ये 1 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ में काटा होगा। अब चले उनकी तो ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन जो बाद आने वाले नौजवान है, खुसूसन जिस तरह ये वीडियो के साथ साथ जो चल रहे थे, इन जैसे नौजवानों को वापस अपने वतन में जाना चाहिए। जिस तरह के वो खुद कह रहे थे कि उनका दिल करता है कि वो अपने उस इलाके में जाए जहाँ पर उनके बड़े रहा करते थे, अपने फादर लैंड में जाएं। तो यकीनी तौर पर अपने इलाके की कशिश, अपने वतन की कशिश ज़रूर इंसान को बुलाती है। मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ है तिब्बत के लोगों के लिए कि ये जल्द से जल्द अपने घरों में जाके आबाद हों और तिब्बत के लोग तिब्बत में ही रहें, अमन के साथ, शांति के साथ, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले हैं ज़्यादातर बुद्ध मत है और बुद्ध मत अमन का दर्ज देता है, और ख़ुद दलाई लामा को एक बहुत ही अमन पसंद लीडर के तौर पर देखा जाता है। तो ये मसला जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी हल होना चाहिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।